हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज से पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए बच्चों, आपको पॉलिटिकल साइंस में सेमेस्टर 1 में टोटल 4 यूनिट पढ़ना है जो आपका सिलेबस बताता है। अब इस चारों में से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं पहला यूनिट। बच्चे क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? पहला यूनिट। और पहले यूनिट का बच्चे आपका ये पहला क्लास होगा। आइए जानते हैं जो आज के इस क्लास के माध्यम से जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के अर्थों को समझेंगे। इसके जो है कुछ परिभाषाएं जो कि अनेकों विद्वान के द्वारा दी गई अलग अलग कैटेगरी में, उन सभी कैटेगरी को समझेंगे। और एक और टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए वो है राजनीतिक सैद्धांतिकरण। राजनीतिक सैद्धांतिकरण क्या है इसको जानेंगे। राजनीतिक सैद्धांतिकरण के जो है प्रकृति को समझेंगे और इसके महत्वों को समझेंगे। ये सारा टॉपिक आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है बच्चे, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। बस आपको धैर्य से क्लास को करना है। आइए हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि बच्चे बात करते हैं हम लोग राजनीति की, किसकी बात करते हैं? सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स शब्द पहले ये समझ लो कि ये पॉलिटिक्स शब्द आया कहां से, और फिर आपको समझना है कि इसके अर्थ क्या होते हैं। तो क्लियरली आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी समझ में आ जाएगा। तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश के एक शब्द पॉलिटिक्स के बारे में, तो पॉलिटिक्स शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के एक शब्द पॉलिस से बना हुआ है। बच्चे किससे बना हुआ है? तो आप कहोगे सर पॉलिस से बना हुआ है। ये जो पॉलिस शब्द है ग्रीक भाषा का, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है नगर राज्य। बच्चे क्या होता है? नगर राज्य। यानी कि आप सीधा तौर पर यहां कह सकते हो कि पॉलिटिक्स शब्द जो है यह पॉलिस से बना हुआ है। पॉलिस का शाब्दिक अर्थ नगर और राज्य होता है, यानी कि पॉलिटिक्स का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा आपका नगर राज्य। क्लियर है इतना चीजें? चलिए यह बात याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि पॉलिटिक्स शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। क्लियरली आप कहोगे ग्रीक भाषा के शब्द से। कौन से शब्द से हुआ है? तो आप कहोगे सर पॉलिस शब्द से हुआ है ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे नगर और राज्य होता है। क्लियर इतनी सारी चीजें? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए पॉलिटिक्स के अर्थों की बात करें और पॉलिटिक्स के परिभाषाओं की बात करें तो इसमें आपको कई सारे विवाद देखने को मिलेंगे जिसको हम आगे समझने वाले हैं। फिलहाल ये जानिए कि देखो आपके जो एक यूनानी लेखक थे जिसका नाम था अरस्तु। प्यारे बच्चे क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था पॉलिटिक्स। कौन सा ग्रंथ लिखा प्यारे बच्चे? पॉलिटिक्स ग्रंथ। और इन्होंने अपने ग्रंथ में सबसे पहले वाक्य में लिखा था कि मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी माना जाता है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का स्वभाव बताता है कि वह एक राजनीतिक प्राणी है। यह किसका मानना है? तो आपके यूनानी लेखक अरस्तु का मानना है। क्लियर है? और ये बातें जो है इन्होंने अपने एक ग्रंथ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में सबसे पहले वाक्य में कहा था। आगे देखेंगे तो देखिए अरस्तु के बाद और भी बहुत सारे विद्वान आते हैं। उन सभी विद्वानों का प्रयास होता है कि हम राजनीति को क्या करें तो एक परिभाषा में बांधे, ठीक है, उसके अर्थों को लोगों को समझाया जाए। लेकिन इसके बीच जो है क्या होता है तो काफी सारे विद्वानों में कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। बहुत सारे विद्वान जो कि राजनीति के अर्थों को समझाने का प्रयास करते हैं, उसकी परिभाषाएं देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी परिभाषाएं या फिर कोई भी अर्थ जो है राजनीति की व्यापकता को देखते हुए सटीक नहीं बैठ पाता है। तो हम इस आधार पर बच्चे कह सकते हैं कि इसके बीच में जो है विवाद देखने को मिला था। चलिए आगे देखेंगे कि ये जो विवाद है इस विवाद का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है। तो इसके कई सारे रीजन हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन की बच्चे, तो वह है राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक व्यापकता। क्योंकि राजनीति का जो क्षेत्र रहा है यह हमेशा जो है गतिशील रहा है। लगातार इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो अब बताओ, वृद्धि जब कोई भी चीजों का लगातार होता रहेगा तो उसे किसी भी एक सूत्र में बांधना संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है।
तो इस बात को लेकर जो है विद्वानों में काफी सारे कंट्रोवर्सी देखने को मिली। आगे बच्चे हम जब बात करते हैं तो देखिए वर्तमान में जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है राजनीति में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। कहोगे कैसे? तो आप बिहार के बच्चे हैं और बिहार जिसको प्यारे बच्चे राजनीति का जनक कहा जाता है ना, चाणक्य जैसे जो है विद्वान यहां पर हुए जो कि राजनीति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और बिहार से क्या होता है बच्चे? तो राजनीति का जन्म होता है। तो इस आधार पर आप इतना तो समझ ही सकते हो कि बिहार के बच्चे बच्चे में राजनीति जो है यह कूट कूट कर भरा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां जो है प्रत्येक व्यक्तियों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जिसके कारण राजनीति को परिभाषित करना या फिर उसके अर्थों को समझ पाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक कठिन सवाल रहा है। आगे देखेंगे इसके और भी कई सारे रीजन हैं, जैसे कि राजनीति की अत्यधिक गतिशीलता। अब यह बताएं आपको कि राजनीति जो है लगातार वृद्धि के पथ पर हमेशा जो है गतिशील रहा है, जिसके कारण इसको परिभाषित करना काफी कठिनाई का सबब रहा है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, अगला जो रीजन है वह है कि मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति का संबंध देखने को मिलता है। हर क्षेत्र, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको राजनीति से जोड़कर नहीं करते। आप अपने जीवन काल में उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई काम है जिसको आपने राजनीति से जोड़कर ना किया हो। राजनीति का मतलब वो नहीं कि नेतागिरी करना होता है ना, नेतागिरी करना ही राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब यह है कि राजनीति का मतलब यहां आप पेच से समझ सकते हैं। पेच जानते हो? ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई उस समय आ गया, चलो भाई खेलने के लिए चलना है या फिर कुछ काम के लिए चलना है, तो उस स्थिति में अगर हमारा मानसिकता ये हो कि हमको जाना नहीं है यार, तो जाना नहीं है तो बहाना बनाएंगे ना कोनो, है ना। तो यही बहाना आपका एक राजनीति है, इसी को राजनीति कहा जाता है। क्लियर है? तो मनुष्य के जीवन में जो है प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति देखने को मिलता है। इस कारण से राजनीति को परिभाषित करना बच्चे काफी कठिन है। चलिए आगे देखेंगे तो इतनी सारी कठिनाई के साथ भी काफी सारे विद्वानों के द्वारा जो है राजनीति की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। अब इस परिभाषाओं को बच्चे हम लोग दो आधार पर बांटकर पढ़ते हैं, जैसे कि एक तो आपका परंपरागत परिभाषा हो जाता है, दूसरा आपका आधुनिक परिभाषा हो जाता है। हम लोग परंपरागत परिभाषा क्या है इसको भी समझेंगे और आधुनिक परिभाषा क्या है इसको भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चे बात करते हैं हम लोग परंपरागत परिभाषाओं की। तो जो राजनीति का परंपरागत परिभाषा रहा है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि राजनीति के संबंध में 17वीं शताब्दी से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है। फटाफट से आप लोग बच्चे कमेंट करके बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है। तो आप इतना याद रखो कि जो भी राजनीति की परंपरागत परिभाषाएं थी वो कब दी गई, तो आप कहोगे सर 17वीं शताब्दी से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो भी राजनीति के संबंध में बातें बताया गया, चाहे वो राजनीति के कोई भी विद्वान रहे हो, उन सभी की परिभाषाएं बच्चे आपके राजनीति की परंपरागत परिभाषाएं मानी जाती है। अब कैसे माना जाता है, हम जब इसकी विशेषताओं को समझेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी परिभाषाएं जो है किस प्रकार से परंपरागत की श्रेणी में रही है और कौन सी परिभाषाएं बच्चे जो है आपकी आधुनिक परिभाषाओं के नाम से जाना गया है। चलिए आपके परंपरागत परिभाषाओं के क्रम में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चे गैटल की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। ये सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है और साथ में सब्जेक्टिव में तो काम आइए करेगा, ठीक है। चलिए जैसे कि बात करते हैं गैटल साहब की, तो गैटल साहब एक राजनीतिक विद्वान थे। इनके द्वारा कहा गया कि राजनीति जो है यह राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन कराता है। बहुत सिंपल सा परिभाषा इन्होंने बताया कि जो राजनीति है यह एक राज्य से संबंधित है। राजनीति जो है प्यारे बच्चे यह किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो है किसी भी एक राज्य विशेष का अतीत यानी कि उसके जो है बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है, वर्तमान यानी कि जो अभी चल रही है, जो स्थितियां अभी है उस स्थिति के बारे में बताता है, या फिर भविष्य के बारे में बताता है। कहने का मतलब कि जो चीजें आगे होगी अब उस घटनाओं के बारे में बताता है एक राज्य के अंदर में। ये गैटल साहब का मानना था। लेकिन आगे बात करते हैं तो जैसे कि प्रोफेसर जैक्स का क्या मानना है, चलिए इसको समझते हैं। तो प्रोफेसर जैक्स साहब कहते हैं कि राजनीतिक अध्ययन का वह भाग्य है जो राज्य और सरकार का अध्ययन कराता है,
ठीक है, देखो थोड़ा सा अंतर यहां पर आ गया। जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं गैटल साहब की, तो गैटल साहब का मानना था कि भाई राजनीति जो है यह केवल और केवल राज्य से संबंधित है। लेकिन बच्चे यहां पर देखिए प्रोफेसर जैक का मानना है, प्रोफेसर जैक्स मानते हैं कि राजनीति जो है हमारे अध्ययन का एक ऐसा भाग है जिसमें राज्य और साथ में जो है राज्य के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सरकार भी तो राज्य के अंतर्गत आता है और जो भी गतिविधियां राज्य के अंतर्गत होगी प्यारे बच्चे वह सरकार के द्वारा ही तो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपके प्रोफेसर जैक्स साहब कहते हैं कि राज्य और सरकार का समावेशन जहां पर हमें देखने को मिलता है वह राजनीतिक अध्ययन कहलाता है। क्लियर है आपको ये दो परिभाषाएं? एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि आपको ये दोनों परिभाषाओं का अर्थ अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ और विद्वानों के द्वारा परंपरागत परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि हम बात करते हैं पॉल जेनेट की। पॉल जेनेट साहब क्या समझते हैं? तो इन्होंने राजनीति के बारे में बताया कि राजनीति जो है यह समाज विज्ञान का एक भाग है। समाज विज्ञान कहने का मतलब जिसके अंतर्गत जो है समाज के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आपका जो है पॉल जेनेट साहब है ये बताते हैं कि राजनीति भी जो है यह एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह भाग जो है राज्य के आधार और शासन के सिद्धांत के बारे में बताता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि इनके द्वारा कहा गया, जैसे देखो तीनों परिभाषाओं को अगर एक साथ कंबाइंड करके देखेंगे तो चीजें अच्छे तरीके से याद रहेगी। गेटल ने कहा कि केवल राज्य के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। प्रोफेसर जैक्स ने कहा कि राज्य और सरकार के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इसी को थोड़ा सा जो है और भी क्या किया गया, तो इसे कस्टमाइज किया गया और कस्टमाइज करके जो है इसमें बताया गया कि राज्य का आधार तो यह है ही, आपका जो राजनीति है वह राज्य का आधार है ही, साथ में जो सरकार के द्वारा शासन किया जाता है उसके शासन करने के जो सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों का विवेचना आपको राजनीति शास्त्र में देखने को मिलता है। तो ज्यादा फर्क जो है किसी के परिभाषाओं में देखने को नहीं मिलती है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला जो परिभाषा है वह किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर फेयरली के द्वारा। प्रोफेसर फेयरली का अब क्या मानना है? तो यह मानते हैं कि राजनीति में जो है राज्य के संगठन और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि राज्य जो है, राज्य का पूरा समावेशन और उसके अंतर्गत होने वाले जितने भी कार्य हैं उन सभी का अध्ययन जो है आपको राजनीति में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत जो है हम उन सभी सिद्धांतों और उन सभी कार्यों का अध्ययन करते हैं जो राज्य रूपी संगठन का आधार माना जाता है। यानी कि जो आपका राज्य के अंतर्गत संगठन है, जैसे बहुत सारी पार्टियां एक संगठन के रूप में रहती है और उनके द्वारा जो है राज्य संबंधी कार्य किया जाता है। बहुत सारे राजनीतिक दल के बारे में आपने जाना होगा। तो वो सारे राजनीतिक दल जिसका क्या सिद्धांत है, वो किस सिद्धांत पर राज्य के अंतर्गत कार्य करता है, उन सभी का समाहन कहां पर आपको देखने को मिलता है बच्चे? तो आप कहोगे राजनीतिक विज्ञान में। और यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह प्रोफेसर फेयरली के द्वारा कहा गया। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बच्चे। गार्नर साहब की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चंस, याद रखिएगा। गार्नर की बात करते हैं बच्चे तो राजनीति राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। बहुत सिंपल सी बात इन्होंने बता दिया, सबकी बातों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया। यहां पर सारी चीजें जो है राज्य के सरकार या फिर उनके जो है कर्तव्य निष्ठा, इन सभी के बारे में बार बार चर्चाएं की जा रही थी। लेकिन इन्होंने, गार्नर साहब ने बस एक बात कह दिया कि राजनीति जो है या किसी एक राज्य विशेष से शुरू होता है और बस वहीं पर जाकर वह खत्म हो जाता है। मतलब सारा काम इसी में आ गया। समझ गए ना? तो हम इन सभी परिभाषाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं बच्चे कि जो भी परिभाषाएं यहां पर दी गई है, जो 17वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच में दिया गया है, उन सभी विद्वानों के द्वारा राजनीति के बारे में बस इतना फोकस किया गया कि इसके अंतर्गत जो है सरकार और कानून, ठीक है, जिस पर वो सरकार चलती है, किसी भी राज्य का हो, ठीक है, तो इसका अध्ययन जो है सीमित है। क्या समझे आप लोग? परंपरागत परिभाषाओं में, परंपरागत परिभाषाएं बच्चे सिर्फ इतना चीज बताता है कि जो राजनीति है, राजनीति के अंतर्गत किसी राज्य विशेष के सरकार और उसके जो है शासन की प्रणालियां, उन सभी शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। यही जानकारी आपको परंपरागत परिभाषाओं से देखने को मिलती है। चलिए आगे देखेंगे। जो आपको क्या करना है, दूसरा जो है आपका वह है राजनीति की आधुनिक परिभाषा, यानी कि मॉडर्न डिफिनीशन। मॉडर्न डिफिनीशन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अपनी अपनी राय रखी गई।
क्योंकि जब जैसे जैसे समय बीतता गया, राजनीति का क्षेत्र बढ़ता गया, है ना, और उस सभी क्षेत्रों का जो तात्कालीन अध्ययन था, उन सभी अध्ययन के आधार पर प्यारे बच्चे बहुत सारे राजनीति के विद्वान हुए, जिसके द्वारा जो है अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी गई। अब आइए समझते हैं कि राजनीति का जो है आधुनिक परिभाषा क्या रहा है। तो हम बात करें राजनीति के आधुनिक परिभाषाओं की, तो जैसे कि अभी आपने परंपरागत परिभाषाएं देखा है, उस परंपरागत परिभाषाओं में केवल और केवल राज्यों के बारे में बताया गया और उसके बढ़ते स्वरूप के बारे में बताया गया। लेकिन यह चीजें जो है प्यारे बच्चे आधुनिक विद्वानों के द्वारा जो है पूरा परिवर्तित कर दिया गया। आधुनिक विद्वानों के द्वारा जो है राजनीति के क्षेत्र में जो परिभाषाएं दी गई है, हम उस पर चर्चा करते हैं तो आपको काफी सारे परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं इस क्रम में सबसे पहले मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर प्यारे बच्चे, इन्होंने बताया कि राजनीति जो है आपका, यह शक्ति के लिए संघर्ष या फिर उन लोगों को प्रभावित करने की एक प्रकार की कला है जो सत्तासीन है। ठीक है, राजनीति क्या होता है? तो राजनीति के संबंध में मैक्स वेबर का मानना है कि यह एक प्रकार की ऐसी कला है जिसके द्वारा हम सत्तासीन यानी कि जो सत्ता में शासक हैं, उन सभी शासकों की शक्तियों या फिर उसके संघर्षों या फिर उसके द्वारा किए गए गतिविधियों पर हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है राज्यों के बीच में संघर्ष और राज्य के अंतर्गत विभिन्न संगठित समुदायों के बीच में संघर्ष, दोनों ही किसके अंतर्गत आता है? तो राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपने यहां पर क्या देखा? आपने यहां पर देखा कि यहां पर जो राजनीति की परिभाषाएं दी गई है मैक्स वेबर के द्वारा, यहां पर सरकार के साथ साथ यहां पर क्या किया गया बच्चे? तो लोगों को भी समाहित किया गया है। यानी कि आप जिसके पास ये अधिकार होता है, जो सरकार चला रही है, उसके जो संघर्ष हैं, उसके जो कार्य हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आप क्या करें? तो अपना समर्थन दें, या फिर अगर वो कोई गलत चीजें कर रहा है तो आप उसका विरोधाभास व्यक्त करें। ये सारी बातें जो है मैक्स वेबर जी के द्वारा बताया गया। आगे देखेंगे बच्चे, अगला जो विद्वान है जिनका नाम है हर्बर्ट जे स्पिरो। हर्बर्ट जे स्पिरो ने क्या बताया? तो इसके द्वारा बताया गया कि राजनीति जो होता है यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। यहां पर भी आपको यही चीजें देखने को मिला था। सरकार और लोगों के बीच में तालमेल की बात जो हो रही थी, भाई गलत करोगे हम विरोध करेंगे, सही करोगे तुम्हारा समर्थन करेंगे, है ना। तो यहां पर हर्बर्ट जे स्पिरो थोड़ा सा उसमें जो है कस्टमाइजेशन करने के बाद ये जानकारी देते हैं कि आपका जो राजनीति है, राजनीति एक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में या किसी राज्य विशेष में या किसी देश के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं, उस लोग के बीच में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं का समाधान हम राजनीति के जरिए निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे तो देखिएगा अगला परिभाषा जो कि रॉबर्ट साहब के द्वारा दिया गया। रॉबर्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इन्होंने बताया कि राजनीति को मानव समाज पर शासन करने की एक कला और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आप राजनीति को उस नजर से देख सकते हैं जैसे कि यह मानव समाज पर शासन करने वाले एक कलात्मक तौर से इसे देख सकते हैं या फिर उसके व्यवहार के रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे बच्चे, अगला जो विद्वान जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? टी वैनन। टी वैनन जी का मानना है कि राजनीति जो है यह सभी रोगों का एक अचूक इलाज है। क्या है बच्चे? टी वैनन जी मानते हैं कि राजनीति जो है यह सामाजिक तौर पर या फिर कहे तो एक क्षेत्र विशेष में जो भी रोग है, जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का क्या है तो एक दवाई की तरह काम कर सकता है। यह मात्र संभावनाओं की एक कला है इसमें यह तथ्य निहित है कि कुछ सीमा तक समझौते की प्रवृत्ति को ग्रहण करना होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, कहा जाता है यहां पर कि यह जो है एक संभावनाओं का कला है। राजनीति क्या है? हम लोग जैसे कि मान लो सरकार से कोई भी चीज़ों की अपील करते हैं तो यह हमारे पास एक संभावनाएं होती हैं कि चलो सरकार के द्वारा हमारे उस अपील को सुन लिया जाएगा, उस पर कार्यवाही होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है हम एक संभावना के तौर पर राजनीति को देख सकते हैं और इसमें यह भी तथ्य निहित है कि कुछ सीमा तक जो है समझौते की प्रवृत्ति को भी इसमें ग्रहण किया जाता है। काफी सारी बातें ऐसी होती है जो मैनेजेबल होता है ना, जैसे घुसखोरी वगैरह जानते हो ना भाई, समझौता उसी को कहते हैं, है ना।
अब मान लो कि उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार के समर्थन में हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके विरोध में हैं। वो चाहता है कि नहीं ये काम ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भाई जो कि समाज के बड़े लोग हैं वो लोग चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या करता है, तो वहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो राजनीतिक दल के वहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है उनसे क्या करते हैं, तो समझौता कर लेते हैं, समझौता करके बस काम को रफा दफा कर दिए, फिर आपकी काम की कोई सुनवाई नहीं। तो इस तरीके के समझौते की प्रवृत्ति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, तो ये सारी परिभाषाएं आपने जो देखा वह राजनीति के आधुनिक परिभाषाएं थी। अब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में जो राजनीति का परिभाषा दिया गया है इसमें काफी सारी व्यापकता देखने को मिलती है, और इसमें जो है लोगों और सरकार या फिर कहे तो राजनीतिक जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को जोड़कर जो है बताने का प्रयास किया गया है। क्लियर है बच्चे? चलिए, ये दो परिभाषाएं मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजनीति की जो परंपरागत परिभाषाएं हैं वह क्या है, और फिर बात करें तो बच्चे राजनीति की जो आपकी आधुनिक परिभाषाएं हैं वो क्या है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, आपके पेपर में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कैसे कैसे बनाया जाएगा। जस्ट लाइक बच्चे हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में जो है, निम्न में कौन एक परंपरागत राजनीतिक ज्ञाता है। ऑप्शन में आपको दे देगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं बात करता हूं, ऑप्शन में जैसे कि दे देगा गैटल। ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा बच्चे, गैटल दे देगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो जैसे मैक्स वेबर दे देगा बच्चे, क्या दे देगा, मैक्स वेबर। फिर बात करते हैं तो जैसे कि आपका क्या हो जाता है, तो जैसे कि हम बात करें तो यहां पर देखिएगा हम हर्बर्ट जे स्पीरो की बात करते हैं। ठीक है, जे स्पीरो की बात कर लेते हैं, और इसके बाद चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है परंपरागत श्रेणी के जो है राजनीतिक विज्ञान के ज्ञाता कौन थे। जल्दी जल्दी बताइएगा फटाफट से, किसने जो है परंपरागत परिभाषाएं दी है इसमें से। आगे चलिए देखेंगे बच्चे हम लोग आगे। तो आपका क्या है टॉपिक जो अगला रहने वाला है वो है राजनीतिक सैद्धांतिकरण। अभी तक हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने राजनीति के अर्थों को समझा, इसके बाद जो राजनीति की परिभाषाएं रही है हम इसके परिभाषाओं को समझे हैं। अब बच्चे हम लोग राजनीति के सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि राजनीति का जो सैद्धांतिकरण है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए बात करते हैं सैद्धांतिकरण की। तो सैद्धांतिकरण यानी कि सिद्धांत, सैद्धांतिकरण को हम लोग एक छोटे तौर पर जान सकते हैं सिद्धांत के रूप में बच्चे। सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी। क्या कहते हैं बच्चे, थ्योरी कहते हैं। अब देखो थ्योरी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो थ्योरी शब्द जो है प्यारे बच्चे यह आपके ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है क्या, तो थ्यूरिया। ठीक है, कौन से शब्द से आपका थ्योरी शब्द बना, आप कहोगे सर थ्यूरिया शब्द से थ्योरी बना। और थ्यूरिया का अर्थ क्या होता है बच्चे, थ्यूरिया का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर घटित घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को समझने की क्रिया या फिर प्रक्रिया। ठीक है, तो आप यहां पर यह कह सकते हो कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत है वह राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीति के अंतर्गत या फिर कहे तो हमारे सामाजिक तौर पर जो भी घटनाएं घटित होती है उन सभी घटनाओं को जो समझने की प्रक्रियाएं हैं, जानने की प्रक्रियाएं हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो आपका राजनीतिक सैद्धांतिकरण कहलाता है। समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर राजनीतिक सैद्धांतिकरण हम लोग समझ चुके हैं। राजनीतिक सैद्धांतिकरण क्या होता है, तो आप कहोगे हमारे चारों तरफ जो सामाजिक तौर पर कोई भी या फिर राजनीतिक तौर पर कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं को हम कैसे समझ पाते हैं, उसको जान पाते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है जानने की, यही प्रक्रिया प्यारे बच्चे जो है आपका राजनीतिक सैद्धांतिकरण कहलाता है। राजनीतिक सैद्धांतिकरण की बात करें तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि किसी घटना को समझने का प्रयास करना ही क्या है, तो एक सैद्धांतिकरण है, और राजनीति में हम अगर ऐसा करते हैं तो यह राजनीतिक सैद्धांतिकरण हो जाता है। क्लियर है आपका? चलिए, राजनीतिक सैद्धांतिकरण के संबंध में एक राजनीतिक विद्वानों के द्वारा कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, विद्वान का नाम क्या है, कार्ल वॉपर। कार्ल वॉपर जो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि सिद्धांत एक प्रकार का ऐसा जाल है जिसमें संसार को समझा जा सकता है। ठीक है, सिद्धांत क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा जाल होता है प्यारे बच्चे, जाल होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो संसार को समझ सकते हैं। मतलब संसार में जितनी भी घटनाएं हो रही है वह किसी भी आधारित घटनाएं हो, उन सभी घटनाओं का जो है समझने का जो हमारा प्रक्रम है यही क्या कहलाता है, तो सिद्धांत कहलाता है, थ्योरी कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको क्लियर हो गई है तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा। चलिए बच्चे बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत, तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जो आगे टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वह आपके राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।
राजनीतिक सिद्धांत का क्या प्रकृति है। तो राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति की बात करें तो भाई देखो, जिस प्रकार से राजनीति का क्षेत्र बदलता रहा है उसी प्रकार से इसकी प्रकृति में भी आपको लगातार बदलाव देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई एक कॉमन व्यक्ति की बात कर लेते हैं। अगर व्यक्ति यह लगातार जो है क्या होगा, तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू करेगा तो भाई उसकी प्रकृति भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होगी। तो उसी प्रकार से जो आपका राजनीति है, यह जिस प्रकार से इसका क्षेत्र विशेष रहा था उसी प्रकार से इसकी प्रकृति में भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलती है। जब से हम बात करते हैं कि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हुआ है, तब से इसके परिवर्तन की दर में जो है और भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है बच्चे कि राज्य का जो स्वरूप था, जब तक यह लोक कल्याणकारी नहीं हुआ था, मतलब लोगों के बारे में इसमें विशेषतया जो है चर्चाएं देखने को नहीं मिलती थी, तब तक तो यह ठीक था। लेकिन जैसे ही इसमें लोक कल्याणकारी स्वरूप देखने को मिला तो इसमें काफी सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और यह परिवर्तन जो है लगातार वृद्धि होता रहा है और यह बढ़ती रही है। ठीक है, जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्यों में कार्यों की वृद्धि होती चली गई, वैसे वैसे सिद्धांत की प्रकृति और इसके क्षेत्र में जो है परिवर्तन आता चला गया। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रवृत्ति की परिवर्तनशीलता का जो कारण रहा है, इन सभी कारण से जो है हम इसके प्रकृति को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और वो दो भाग क्या है बच्चे? तो जैसे कि सबसे पहला आपका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और दूसरा आपका क्या होगा, तो आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। अब देखो, हम लोग परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझते हैं। तो जो आपका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें आपको दार्शनिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। दार्शनिक पक्ष यानी कि जो दर्शनीय चीजें होती है, उन दर्शनीय दिखावे की चीजों पर जो है यहां पर विशेष बल दिया गया है। लेकिन आधुनिक में आपको जो देखने को मिलेगा, वहां पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है ना। तो ये थोड़ा सा आधुनिक और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रवृत्ति में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। तो हमें सबसे पहले बच्चे किसको समझना है? पहले समझना है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को। तो आप बस इतना याद रखोगे कि इसमें जो है दर्शनीय प्रवृत्ति को अपनाया गया है और वैज्ञानिक पद्धति को जो है अनदेखा किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। तो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें समर्थकों का जो विषय वस्तु रहा है, जिस विषय वस्तु पर कुछ राजनीतिक विज्ञान के ज्ञाताओं के द्वारा चर्चा की गई है, वह सब क्या रहा है? तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जैसे अलग अलग प्रकार की जो पार्टियां बनती हैं, अलग अलग प्रकार की जो राजनीति में संस्थाएं बनती है, उस संस्थाओं की उत्पत्ति पर विशेष बल दिया गया है। इसके स्वरूपों के बारे में बताया गया है, साथ में जो है उस संस्थाओं की प्रकृति क्या रही है और उसका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ जो है इसके अध्ययन और इसके विवेचन के विषय में राज्य और सरकार किस प्रकार से जो है कार्य करती है, उसके कार्यों के बारे में विशेषतया जो है आपको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में बताया गया है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ बहुत सारे विद्वानों ने जो है अपनी अपनी रचनाएं की। जैसे प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था रिपब्लिक। ये सब जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 100% है कि पूछ ले जाएगा। ठीक है बच्चे, और आया है पिछले साल के जब क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आप क्या याद रखोगे? रिपब्लिक पुस्तक जो है किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है। ठीक है बच्चे, कमेंट में एक बार लिखिएगा जरूर, ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो, प्लेटो की जो ये रिपब्लिक रचनाएं हैं, इस रचना में आदर्श राज्य को अपने सिद्धांत के विषय के बारे में बताया गया। ठीक है, आदर्श राज्य को जो है अपने सिद्धांत का विषय बनाया गया है। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो है एक राज्य विशेष के बारे में जानकारी मिल पाती है, किस प्रकार से उस राज्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है, उसका क्या स्वरूप रहा है, उसकी प्रकृति या फिर उसके कार्य क्षेत्र के बारे में रिपब्लिक पुस्तक में किसके द्वारा बताया गया? तो आप कहोगे बच्चे प्लेटो पुस्तक में, प्लेटो की पुस्तक जो है रिपब्लिक में बताया गया। आगे हम बात करेंगे तो इसी क्रम में आपका अरस्तु का पुस्तक हो जाता है, जिसमें पॉलिटिक्स, अरस्तु का पुस्तक क्या है? तो पॉलिटिक्स नाम का एक पुस्तक है। पॉलिटिक्स पुस्तक में जो है नगर और राज्यों का वर्णन मिलता है। तो दोनों पुस्तक में आपने क्या देखा? परंपरागत तौर तरीके से जो है एक राज्य विशेष के बारे में जानकारी बताई गई है। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे देखेंगे। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के कुछ और भी समर्थक रहे हैं, जैसे कि आपके लॉस्की रहे हैं, डाइसी रहे हैं, जिंक रहे हैं, ठीक है, ऑग रहे हैं। ये सारे विद्वान जो है प्यारे बच्चे, यह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक थे। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताए जा रहा हूं,
कि ऑब्जेक्टिव में कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है यह राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है। अब 3 गो नाम जो है आपका दूसरे में से दे देगा, 1 गो नाम आपका जो है इसमें से दे देगा, तो आपको इसमें से चुनना होगा। तो आप आराम से कह सकते हो जैसे कि लॉस्की जी हो गए, डाइसी हो गए, जिंक हो गए, और इसके बाद ओंग हो गए, आपका प्लेटो हो गया, या फिर बात करें तो अरस्तु हो गया। ये सब के सब जो है आपके राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत समर्थक थे। क्लियर है बच्चे? चलिए हम बात करते हैं परंपरागत समर्थकों की। तो इस सिद्धांत की जो प्रकृति रही है वह वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है, यानी कि चीजों को इसमें क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया। बच्चे क्या किया गया है? आप कहोगे सर वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत आपको जो है आदर्शात्मक पद्धति को भी अपनाया गया है। इसके साथ साथ जो है इसमें धर्म, दर्शन और नैतिकता पर भी जो है विशेष बल दिया गया है। तो कौन कौन सी चीजों का आधार माना गया है बच्चे? तो आप कहोगे कि इसमें वर्णनात्मक पद्धति को अपनाया गया, यानी कि चीजों को काफी ज्यादा वर्णित करने का प्रयास किया गया है। साथ में इसमें जो है आदर्शात्मक पद्धति अपनाई गई है, धर्म पर जोर दिया गया है, दर्शन पर जोर दिया गया है और नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे बच्चे हम लोग। आगे तो क्या कहता है कि इस सिद्धांत के विषयों में राज्य व सरकार की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, उसके संगठन के बारे में, उसका संगठन का विकास किस प्रकार से हुआ, और इसके बाद जो है राजनीतिक दलों या फिर उसकी विचारधाराओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय उसका संबंध क्या रहा है उसके बारे में, और कुछ प्रमुख सरकार और संविधानों की जो है तुलनात्मक अध्ययन आपको कहां पर मिल जाएगा, तो आपको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मिल जाएगा। ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखना है बच्चे? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में याद रखना है। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। आगे बच्चे बात करते हैं, तो देखिए आपके जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अब जानते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या प्रकृति रहा है, हम इस पर चर्चा करें। तो जैसे आपने थोड़ा सा एक छोटा सा अंतर तो पहले देख लिया था। अंतर क्या देखा था? तो भाई आपके जो ये परंपरागत सिद्धांत रहे थे, इसमें जो है दर्शनीय सिद्धांतों को अपनाया गया है ना, दार्शनिक पद्धति को जो है इसमें क्या किया गया, तो बल दिया गया। लेकिन आपके जो ये आपके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति पर ज्यादा जोर दिया गया है। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि एक नए नए अनुसंधान, नए नए खोजों या फिर नए नए विकास क्रम, ठीक है, नई नई सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां, उन सब पर विशेष तौर पे इस पे क्या किया गया है, तो अध्ययन किया गया है। आगे बात करेंगे तो देखिएगा कहता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जिस प्रकार से आपके संस्थागत या फिर औपचारिक, वर्णनात्मक या फिर तार्किक, आदर्श, कानूनी दृष्टिकोण, इन सब के बारे में बताता है, ठीक उसके विपरीत जो है हमारा ये आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है यह वैज्ञानिक पद्धतियों के या फिर नए पद्धतियों के आधार पर बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाता है। इस पद्धति की विशेषताओं की जब बात करते हैं तो आप विशेषता के तौर पर याद रखिएगा कि इसमें आपको अनुभाविकता या फिर वस्तुनिष्ठता को विशेष बल दिया गया है। अनुभाविकता कहने का मतलब यह है कि विद्वानों के द्वारा यहाँ पर समाज में रहकर अपने अनुभव को साझा किया गया है, और वस्तुनिष्ठता का मतलब यह है कि उसने जो अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ अपने समाज में पाया, उस विषय वस्तु को जो है क्या किया, अपने राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ने का प्रयास किया। इस सिद्धांत में जो है नैतिकता पर अधिक जोर नहीं दिया गया है, नैतिकता को यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया गया, जैसे कि आपको परंपरागत सिद्धांत में देखने को मिला था, वहां पर नैतिकता पर काफी बल दिया, और यहाँ पर जो है नैतिकता पर बल नहीं देखने को मिलता है। इसके समर्थकों के द्वारा जो है वैज्ञानिक पद्धति पर विशेष बल देते हुए काफी सारी रचनाएं की गई, काफी सारे सिद्धांत का जो है यहाँ पर जो है सिद्धांतों की उत्पत्ति की गई, और जिसके माध्यम से राजनीति को समझाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अनौपचारिक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है, और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में आपको कई नई दृष्टिकोण जो है अलग अलग प्रकार से अवधारणाओं का विकास करते हुए दिखाई देता है। जिसमें हम बात करते हैं तो आपके हैरोल्ड लासवेल और इसके बाद बात करें तो चार्ल्स मैरियम। हैरोल्ड लासवेल और चार्ल्स मैरियन ने क्या किया, तो एक शक्ति उपागम दिया। इसके बाद आपका जो है मोस्का, और फिर बात करें तो पेरोटो और मिचेल्स, इसके द्वारा जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। डेविड स्टन की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो है विश्लेषण उपागम का जो है सिद्धांत दिया गया। इसके साथ साथ जो है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के बारे में बताया गया, और भी आपके स्टन के तो जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे वर्क हैं।
उसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जब दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे, आपको वहां पर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ही पढ़ना है ना। तो वहां पर आपको ये सब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर हॉरेल्ड लासबेल की बात करते हैं, इसका भी राजनीतिक क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान रहा था। डेविड ईस्टन की बात करते हैं, इसने भी राजनीतिक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उस योगदानों को वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि सर ये सारी चीजें जो है हम लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। आगे जो हम इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि आपका परंपरागत प्रकृति हो गया या फिर आपका जो है आधुनिक प्रकृति हो गया, तो इन दोनों के अध्ययन के बाद हमारा एक निष्कर्ष निकलकर यह आता है कि राजनीति को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो आपको परंपरागत और आधुनिक दोनों सिद्धांत की विशेषताओं को आधार बनाना होगा, और आधार बनाकर जो है उसके बीच वाले रास्ते को अपना लीजिए। ठीक है, आपको राजनीति अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, राजनीति कब समझ में आएगा? तो आपको परंपरागत और प्यारे बच्चे आधुनिक, इस दोनों सिद्धांतों को क्या करें, अच्छे से समझ लीजिए, इस दोनों को आधार बनाइए और इसके बीचों बीच क्या करिए, तो अपना एक रास्ता बना लीजिए, आपको राजनीति समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे बच्चे हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का जो इंपोर्टेंस रहा है, महत्व रहा है, वह किस प्रकार से रहा है, इसके महत्व को समझते हैं। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत के जब महत्वों की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला महत्व तो यहां पर इस प्रकार की है कि राजनीतिक सिद्धांत जो कि आपको ऐतिहासिक क्रांतियों से प्रेरित देखने को मिलती है। यहां पर आपको ऐतिहासिक क्रांतियों का जो है प्रेरणा स्रोत मिलता है। प्रेरणा स्रोतों की बात करें तो इसमें जैसे कि लोकतंत्र को लेकर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि एक क्रांति स्वरूप रहा है ना। जैसे कि मान लो कि लोकतंत्र, जैसे हमारे भारत में अभी लोकतंत्र है, उससे पहले जो है आपको कई सारे शासकों के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो है नीतियां अपनाई गई, निरंकुश नीतियां, तानाशाही नीतियां, है ना, राजशाही नीतियां। तो इस प्रकार से जो है जब लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना होती है तो मानो कि एक क्रांतिकारी स्वरूप होता है वह, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है यह ऐतिहासिक क्रांतियों का एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है। उसी प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सभी प्रकार की जो क्रांतियां हैं जिसको आप राजनीति के अंतर्गत, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चे आगे देखेंगे तो इसका जो दूसरा महत्व है वह क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। सम्मान और सहिष्णुता का क्या अर्थ है यहां पर देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत प्यारे बच्चे जो है हर चीजों का सम्मान देखने को मिलता है। ठीक है, सभी चीजों को सम्मान मिलता है और उसके प्रति जो है अपनी सहिष्णुता दिखाई जाती है, अपना जो है कर्तव्य दिखाया जाता है। आगे देखेंगे इसका जो अगला महत्व है बच्चे, राजनीतिक सिद्धांत पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ निर्धारण और संकल्पनाओं का क्या है, तो एक स्पष्टीकरण करता है। जो भी राजनीतिक सिद्धांत है, आप राजनीतिक सिद्धांत के जरिए जो है राजनीति की शब्दावली को क्या कर सकते हैं, अर्थ के रूप में समझ सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं और बच्चे उसकी संकल्पनाओं के बारे में जो है स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर बच्चे आगे बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व में देखिएगा तो जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है इससे इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण में क्या मिलती है, तो सहायता मिलती है। क्लियर है? चलिए ये बात अगर समझ में आ गई तो आप लोगों को अच्छे से और भी आगे देखना है और भी कई सारे इसके महत्व हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चे तो राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक तर्क का निर्माण और इसके परीक्षण में सहायता मिलती है। सिद्धांत के अंतर्गत जो है आपको काफी सारे राजनीतिक तर्क का निर्माण करने का जो है सोच विकसित होता है और उस तर्कों का परीक्षण भी तो करना होगा, उस तर्कों का जो है स्पष्टीकरण भी तो निकालना होगा ना। तो ये परीक्षण करने में कौन आपको सहायता करता है बच्चों, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है आपको सहायता करती है। इसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत जो है यह शासन प्रणाली की वैधता जो है, शासन प्रणाली की वैधता को भी प्रदान करती है। आगे बात करते हैं तो राजनीतिक परिवर्तन को समझने और उसकी व्याख्या करने में जो है राजनीतिक सिद्धांत काफी रूप से सहायक देखने को मिलता है। इसके बाद देखिएगा अगली जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत आपके राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी सहायता करता है। जो कुछ भी राजनीति के प्रति आपको समस्याएं होती है, समाज के अंदर जो कुछ भी समस्याएं होती है उसको आप राजनीतिक सिद्धांत के जरिए क्या कर सकते हैं बच्चे, हल कर सकते हैं। आगे देखिएगा तो राजनीतिक सिद्धांत आपको जो है राजनीतिक आंदोलन में भी सहायता करती है, क्योंकि सिद्धांत है और सिद्धांत में ही आपको क्या देखने को मिलता है, परिस्थितियां देखने को मिलती है। परिस्थितियों को समझने का सोच विकसित होता है, वहां पर परिस्थितियों के समझने की प्रक्रियाएं होती है। तो आपको जो भी राजनीति के अंतर्गत चाहे वो आंदोलन हो या फिर उसकी जो है राजनीतिक समस्याएं हो,
उन सभी का समाधान कौन कर सकता है भाई? वो आपका राजनीतिक सिद्धांत ही कर सकता है। इससे लोगों के अंदर जो है राजनीतिक चेतना का भी विकास होता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत को जब आप पढ़ोगे, जैसे मान लो कि अभी राजनीति पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी राजनीति के बारे में मिल रहा है ना, तो उसी प्रकार से आपका राजनीतिक सिद्धांत भी है। राजनीतिक सिद्धांत को जब आप पढ़िएगा तो इससे आपको राजनीति के प्रति चेतना का विकास होगा, है ना। आप राजनीति के बारे में अच्छे से सोच पाओगे, उसके संबंध में आपको कुछ नए नए तर्क देखने को मिलेंगे, तो इससे आपके चेतना का विकास होगा। फिर राजनीतिक सिद्धांत जो है यह वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रस्तुत करती है। काफी सारे वैज्ञानिक व्याख्या जो नए नए खोज समाज के अंदर या फिर राजनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है, तो इससे आपके वैज्ञानिक सोचों का भी व्याख्या देखने को मिल जाता है। आगे बच्चे बात करते हैं तो जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है, यह राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के औचित्य प्रमाणित करने में भी सहायता करता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट कहता है राजनीतिक सिद्धांत जो है यह राजनीतिक संस्थाओं, मानव के व्यवहारों, इन सभी के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चे, राजनीतिक सिद्धांत जो है आपका यह राजनीतिक विचारधाराओं की भविष्यवाणी करने में भी सहायता करता है कि राजनीति के अंतर्गत जो किसी भी राजनीतिक संगठन की विचारधाराएं हैं वह किस प्रकार की रह सकती है, अभी कैसा है, आगे कैसा रहेगा। ठीक है, ये विचारधाराओं को भी क्या करता है, तो भविष्यवाणी करता है। तो आप लोगों ने अभी क्या देखा बच्चे, आप लोगों ने देखा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उस राजनीतिक सिद्धांत के कौन कौन से महत्व हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि बच्चे आपको राजनीतिक सिद्धांत का ये महत्व अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए, ये आपके क्लास का बच्चे जो है आज लास्ट टॉपिक था। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जितना भी टॉपिक आज कराया गया है वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि हम बात करते हैं राजनीति के बारे में, मैंने आपको बताया इसका क्या अर्थ है, इसके अर्थ को लेकर या फिर इसकी परिभाषाओं को लेकर किस प्रकार से कंट्रोवर्सी देखने को मिली, है ना। और उसके बाद जो है अंततः निष्कर्ष क्या निकल कर आया, तो अंततः निष्कर्ष जैसे कि बात करें बच्चे, इसे परंपरागत और आधुनिक तौर पर जो है परिभाषित किया गया। तो मैंने आपको परंपरागत तौर पे भी कुछ परिभाषाएं बताएं और आपको आधुनिक तौर पर भी जो है कुछ विद्वानों की परिभाषाएं बताएं। फिर इस दोनों की परिभाषाओं के बाद जो निष्कर्ष निकला उसके बारे में मैंने आपको बताया। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसके क्या महत्व है, इसकी क्या प्रकृति है। ये सारी चीजें मैंने आपको आज के इस क्लास में कराया है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर सकता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीजें अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग खुद का नोट्स भी बनाना तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद जो है एग्जाम के टाइम में आपको क्या होता है, तो इससे रिवीजन में हेल्प मिल जाती है। साथ में बच्चे आपकी हैंड राइटिंग भी क्या हो जाएगी, तो इंप्रूव होगी। हैंड राइटिंग भी लिखने की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी। तो आपको इतना काम तो जरूर करना है। और सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगी है बच्चे, तो आपको एक और काम करना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को लाइक नहीं किए भैया, लाइक कर लेना। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना। इस समय पैसा उस पर थोड़े लगता है यार, दबा के शेयर करो। जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों के पास क्लास को शेयर कीजिए, ताकि अच्छे से जो है सारे बच्चे अपनी तैयारी कर सके। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।